होपफुली आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अब क्लैरिटी आ रही होगी और साथ साथ आप चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर रहे होगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, किस तरीके से सारा सिस्टम था, क्या प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, वो सब डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, या इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा या 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं एग्रीकल्चर को और कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो ये चैप्टर 2 वीडियोस में आएगा और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मेजर 3 टॉपिक्स, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक वो रोल प्ले करता है जो किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी इंसान के लिए एक माँ का रोल होता है, उसी तरीके से इंडिया में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जाम में सफिशिएंट होते हैं। सबसे पहला, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारे कंट्री का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। अब एक कंट्री के लिए जीडीपी एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वहां पे अगर एग्रीकल्चर 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कितना मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है ये आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो पॉइंट लिख के आएंगे वो लिख के आएंगे द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर is noteworthy. Around 50% of the total contribution is provided by agriculture. Next, the supply of wage goods. Wage goods का मतलब होता है हमारे पास हमारी बेसिक नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का मतलब क्या है, जैसे हमारा व्हीट, राइस, बाजरा, पल्सेस, वो सारा सप्लाई कहाँ से आ रहा है, सारा का सारा सोर्स क्या है उनका, एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर हमें बेसिक सप्लाई कर रहा है वेज गुड्स का, दैट इज द नेसेसिटीज। थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में जो फर्स्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ह्यूमन रिसोर्स का वो है एग्रीकल्चर। अगर हमारे इंडिया में लोग देखा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ एम्प्लॉयड है तो वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन वर्कफोर्स। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो, या इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल, उन्हें जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए, सीड्स चाहिए, ऑयल चाहिए, मतलब बेसिक जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का सोर्स है वो सिर्फ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। तो अगर एग्रीकल्चर ना हो तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे। तो इंडस्ट्रीज के लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वो है एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, अनदर पॉइंट रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज ने बड़े बड़े मशीन्स बनाए, ट्रैक्टर्स बनाए, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स बनाए, थ्रेशर्स बनाए, उन सब की डिमांड भी कौन करने वाला है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही करेगा। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इन सब मशीन्स की डिमांड ना करे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके बिजनेस क्लोज हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री के लिए सोर्स ऑफ डिमांड भी क्या है, एग्रीकल्चर। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो वो है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है, वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा कंट्री सिर्फ अपने लिए ही नहीं ग्रो करता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग काफी सारी चीजें इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे कैश्यूज हो गए, इनफैक्ट टी हो गया, और बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल ट्रेड में वो एक मेजर है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये तो हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। होपफुली आपको क्लियर है। स्क्रीनशॉट्स आप अभी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या साथ साथ पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आज का दूसरा टॉपिक, वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखो, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का हमने इंपॉर्टेंस तो पढ़ लिया, लेकिन एग्रीकल्चर किस कंडीशन में है वो समझना बहुत जरूरी है। आप ये सब पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी पॉइंट्स क्या शो करते हैं, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। यानी हमारा एग्रीकल्चर, अगर मैं क्रक्स में बोलूं तो जो उसका मेन फीचर है वो है बैकवर्डनेस, कि हमारा एग्रीकल्चर मेनली बैकवर्ड है। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टिल 70 साल आजादी के बाद भी
आज भी बैकवर्ड है, थोड़ा फिल्मी हो गया बट चलेगा। नंबर 1 इज लो प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला जो फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का वो है लो प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज लो प्रोडक्टिविटी? कि आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड अगर हम चेक करें तो जो एक आउटपुट जनरेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, हमारे पास फाइनेंस की कमी है, हम लोग मॉडर्न इनपुट्स नहीं यूज कर पा रहे, तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। बट स्टिल जो पहला मैं फीचर की बात करूंगा तो बोलूंगा प्रोडक्टिविटी इज लो। नेक्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पॉवर्टी और बैकवर्डनेस को सजेस्ट करता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन हैं उनसे ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं एक्चुअल वर्क में। फॉर एग्जाम्पल कि एक लैंड पे 4 लोगों की नीड है पूरा उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, बट हमारे इंडिया में तो फैमिली सिस्टम होता है, जितने लोग हैं सब लग जाएंगे उसी लैंड पे। लेट सपोज 7 मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर एंगेज्ड, 7 लोग लग गए, तो अगर मैं फर्स्ट साइड पे देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि 7 के साथ एम्प्लॉयड है, बट इन एक्चुअल वहां नीड तो 4 की ही थी। तो वो जो 3 है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वो एंगेज्ड हैं, तो उनको बोला जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। यानी कि वहां पर उन लोगों की नीड नहीं थी बट स्टिल वो लगे हैं, वो एम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे, वो एम्प्लॉयड सिर्फ उनकी नजर में है, एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड। वो क्या शो करता है? हमारा पॉवर्टी और बैकवर्डनेस। इसके बाद आता है हमारा डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये मैंने अभी डिस्कस करा कि हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा, रेनफॉल अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ सिचुएशन वेयर जहां पे हमारे जो फार्मर्स हैं दे आर टेकिंग एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस ओनली। इसका मतलब वो एग्रीकल्चर को सिर्फ ऐसे लेते हैं एज इफ कि बस वो खुद ग्रो करें और वो खुद ही कंज्यूम कर लें, वो उसको एज अ सोर्स ऑफ बिजनेस, एज अ सोर्स ऑफ इनकम देखते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है कि हम इससे कमा भी सकते हैं। जो आउटलुक ऑफ द फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा सब्सिस्टेंस है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि बस हम ग्रो करें और हम खुद कंज्यूम कर लें, दैट इज सफिशिएंट। उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, विच इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑल्सो, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा अभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स की बहुत कमी है, हमारे पास प्रॉपर फर्टिलाइजर्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर फार्मर के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो देयर इज अ नीड टू चेक दैट, गवर्नमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू टेक दैट केयर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। फर्दर आगे बढ़ूँ तो स्मॉल होल्डिंग्स, हमारे जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, बहुत छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? ये फीचर्स तो ही साथ साथ प्रॉब्लम्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत सारी। कैसे क्रिएट करती हैं कि एक तो उनके ऊपर मशीन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकती, सेकेंडली अगर आपकी लैंड दूर दूर है या छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं तो उसके ऊपर आप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन कैसे फैसिलिटेट करोगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक फार्मर को फेस करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, बट स्टिल इट इज अ फीचर ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर। लास्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है, जिसमें से मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर भी चुका हूँ, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो हम अलग से भी इसको पढ़ेंगे। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल नहीं है, हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमारी लो प्रोडक्टिविटी भी रिजल्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। इसी की वजह से अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे जो फार्मर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली पुअर। अब उसके पीछे का कारण जो है वो हम समझते ही हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करा गया है और वो लोग इतने ज़्यादा डेट में फंस चुके हैं, कर्ज में आ चुके हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन वो डेट बढ़ता जा रहा है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज अ मेजर लैक ऑफ फाइनेंस और हमारे फार्मर्स आर एक्सट्रीमली पुअर। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। जो हमारी लैंड होल्डिंग्स हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि एक होल्डिंग मेरा यहाँ है, एक थोड़ी दूर है, एक उससे भी दूर है, मतलब कि बिखरे हुए हैं हमारे लैंड होल्डिंग्स, एक साथ नहीं है। तो एक साथ नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर यूज़ ऑफ मशीन्स की, प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर यूज़ ऑफ लेबर की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं।
लास्ट आता है हमारे पास कन्वेंशनल आउटलुक। जो हमारा फार्मर्स का आउटलुक है वो बहुत कन्वेंशनल है, वो लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं और वो सिर्फ एग्रीकल्चर को कैसे देखते हैं, एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। वो ये सोचते ही नहीं है कि एग्रीकल्चर से वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और एग्रीकल्चर उन्हें बहुत आगे ले जा सकता है। उनका जो आउटलुक है, उनका जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है वो कन्वेंशनल है, हाईली ऑब्लाइज्ड, हाईली डायरेक्टेड टुवर्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो होपफुली आपको प्रॉब्लम समझ में आए, इंपॉर्टेंट समझ में आए और फीचर्स समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लिए, स्टेप्स लिए इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, एज वेल एज व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको एंजॉय करो और यार शेयर जरूर करो, क्योंकि व्यूज जो वीडियोस में मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, एज पर माई एक्सपेक्टेशंस व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग काम करते रहेंगे और आप पे पूरा भरोसा है कि आप इसी तरीके से शेयर करते रहोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।